Hello everyone, welcome to Tathastu ICS. My name is Khushbu, and in this class we are going to do the MCQs based on the current affairs. In today's current affairs, जो भी आज का current affairs है उसके ऊपर based है. I hope आप सभी लोग जो है current affairs पढ़े होंगे. Newspaper, you must have gone through that. And newspaper में specifically The Hindu and Indian Express से यहाँ पर questions जो है वो frame किए गए हैं. Right, so let's get started without much ado. But before that, a little bit of information for all of you. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि yes, prelims का जो result है वो obviously आ गया है. So all those people who have cleared prelims because of their lots of mehnat and little bit of luck also, because the kind of paper UPSC has framed this time. So 12th of June से means enhancement program जो है वो start हो गया है. So please do join as soon as possible because ज़्यादा time नहीं होता है मेंस के लिए. ये ऐसे निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा. Right? So this is better. जितनी जल्दी उतना अच्छा, जितना लेट उतना गड़बड़. So you can join this thing. Apart from that, philosophy optional 23rd को start हो रहा है. Scholarship test is on 25th and rest of the classes are going to start from the 26th of June. 26th of June से start होंगे. And you can check out the details on Tathastu ICS ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू गेट इंफॉर्मेशन, यू वांट टू कांटेक्ट द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, आप जानना चाहते हैं डायरेक्टली इंफॉर्मेशन, आई मीन नॉट ओनली द इंफॉर्मेशन बट इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट ओवर हियर, या फिर आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पे. एंड इसके अलावा डेमो लेक्चर्स भी हैं. डेमो लेक्चर स्टार्ट हो रही है तो उसके लिए भी यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ. हाइब्रिड मॉडल है तो ऑनलाइन भी आप अटेंड कर सकते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफलाइन भी क्लासेस हैं. चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू द एल्बिनिज्म. सो एल्बिनिज्म अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एथनिसिटीज एंड रेसेस बट इट इज मोर प्रेवलेंट इन. ये हर किसी को होता है. एल्बिनिज्म जो है वो किसी को भी हो सकता है, किसी भी उसकी एथनिसिटी क्या, उसका रेस क्या, इससे कोई मतलब नहीं है, वो किसी को भी हो सकता है. लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा ये प्रेवलेंट किस में है? एशियन पॉपुलेशंस, अफ्रीकन पॉपुलेशंस, यूरोपियन पॉपुलेशंस और दी साउथ अमेरिकन पॉपुलेशंस, किस में है ये? सो यहाँ पर जो आंसर है, दिस इज दी अफ्रीकन पॉपुलेशन. इनमें जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है एंड उसके बहुत सारे रीज़न है. बेसिकली एल्बिनिज्म इज समथिंग जो कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है एंड इट इज़ नॉट समथिंग जो कि कॉन्टेंजियस हो, मतलब आप कॉन्टैक्ट में आकर के नहीं फैलने वाली चीज़ है. सो ये फैलने वाली चीज़ नहीं है. इस टॉपिक को लेने का, यहाँ पर पढ़ाने का मेन रीज़न क्या है? टुडे वर्ल्ड अवेयरनेस, एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे है. इससे रिलेटेड अवेयर करने के लिए ये दिन बनाया गया है, इसको सिलेक्ट किया गया है क्योंकि लोग जिनको एल्बिनिज्म होता है, लोग उनके साथ भेदभाव जैसा बिहेव करते हैं, उनको टच करना नहीं पसंद करते. दे आएंगे तो ये दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो ऐसा सीन रहता है. तो डोंट डू दैट, क्योंकि ये टच करने से इट इज़ नॉट गोइंग टू स्प्रेड. कोविड अभी भी है, उसके बावजूद आप बिंदास घूम रहे हैं, राइट, जो कि स्प्रेड होना है. लेकिन यहाँ पर जहां तक इसकी बात है, ये स्प्रेड नहीं होता है, बट स्टिल पीपल डू बिहेव लाइक दैट, राइट. सो इसके फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से इट एक्चुअली हैपेंस, क्या रीजंस हो सकते हैं? एक तो है इनहेरिटेड जेनेटिक कंडीशन. जेनेटिक कंडीशन की वजह से हो सकता है, पेरेंट्स से जो है इसको ट्रांसफर हुआ हो. ये बेसिकली होता क्या है, मेलेनिन जो है इसकी वजह से, जब वो जो आप मेलेनिन बॉडी में होती है वो एक्चुअली प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द सनरेज एंड ऑल, वो एक तरीके से प्रोटेक्शन करता है आपका. लेकिन जिसका मेलेनिन कम हो जाता है तो उसको पिगमेंटेशंस आने लगते हैं. ठीक है, मेलेनिन द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन, हेयर एंड आई कलर. This is something which is responsible for the color of skin, eye and the hair, that is reducing. वो basically उसमें mutation हो जाता है. It occurs when there is mutation in one or more genes involved in the production of melanin. Melanin के production में जो genes involve हो जाते हैं उसमें mutation हो जाए, किस तरह कोई changes हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए करके, तो उस केस में ये चीज़ जो है वो होती है, एल्बिनिज्म होता है. एल्बिनिज्म किस चीज़ की बात कर रहे हैं, आई गेस आपको पता नहीं अभी तक समझ में आया कि नहीं. बेसिकली स्किन का कलर, डार्क स्किन था इसका पहले ऑफ दिस गर्ल, अब ये जो है स्लोली वाइट हो गया.
वो इसलिए हुआ क्योंकि मेलेनिन की यहाँ पर कमी हो गई बिकॉज ऑफ द जेनेटिक म्यूटेशन। इसके दूसरे फैक्टर्स क्या हैं? दूसरा फैक्टर है कॉन्सैंग्विनियस मैरिज। कॉन्सैंग्विनियस मैरिज क्या होता है? ये वो मैरिज है जिसमें कि आप क्लोज रिलेटिव से शादी करते हैं। ओके जैसे कजन्स में शादी हो गई, तो उस केस में भी इस तरीके की जो चीज है वो होती है। दिस इज क्वाइट कॉमन एंड ये अफ्रीकन कम्युनिटीज में इस टाइप की जो मैरिज होती है वो बहुत ज्यादा कॉमन होती है। दिस इज द रीजन व्हाई दिस हैपेंस, राइट? सो कॉन्सैंग्विनिटी इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ इनहेरिटिंग ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक कंडीशंस इंक्लूडिंग एल्बिनिज्म। इसलिए कहते हैं जो रिलेटिव्स हैं उसमें शादी नहीं करने के लिए। देयर आर अ फ्यू कंट्रीज जिसमें कि ये जो सिस्टम है वो बेसिकली फॉलो होता है, विच यू कैन सी ह्यूज नंबर ऑफ कंट्रीज, काफी सारी जो कंट्रीज हैं, राइट? सो हियर यू कैन सी ये जो सबसे डार्केस्ट कलर है इसमें 50% प्लस जो है वो बेसिकली वहां पर शादियां क्लोज रिलेटिव्स में होती हैं। एंड दिस इज नॉट राइट साइंटिफिकली ऑल्सो, बट दिस इज समथिंग विच हैज बीन इन ट्रेडिशन सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो इस वजह से उसको फॉलो किया जाता है। तमिलनाडु और समथिंग आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर एज ऑफ नाउ, बट एक ऐसी प्लेस है जहां पर कि साउथ में ही, जहां पर कि जो डॉक्टर्स हैं मेडिसिन देने से पहले ये पूछते हैं कि वो बेसिकली उन्होंने जिससे शादी करी है वो उनकी कज़न है, मतलब वो कज़न्स में शादी किए हैं, दूर के रिलेटिव्स में शादी किए हैं, या फिर वो दूसरे से शादी किए, मतलब नॉट इन दूसरे इन द सेंस कि वो कज़न्स या फिर क्लोज रिलेटिव्स नहीं है, दूसरे किसी से शादी किए हैं करके। तो ये पहले कंफर्मेशन लेते हैं बिफोर राइटिंग द मेडिकेशन, राइट? सो इस टाइप की इश्यूज बेसिकली आती हैं जब आप जो है क्लोज रिलेटिव्स में जो आप शादी करते हैं। दूसरा होता है सनलाइट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है सनलाइट की? तो अफ्रीका में ऑब्वियस सी बात है जो बहुत ज्यादा होती है। द हाई प्रेवलेंस ऑफ एल्बिनिज्म इन अफ्रीकन पॉपुलेशंस कैन आल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू द हायर लेवल्स ऑफ सनलाइट एंड यूवी रेडिएशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द अफ्रीका, एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट कॉजेज दिस थिंग, मेलेनिन का जो रिडक्शन है उसमें। So these are the reasons, but apart from this is also I must tell you this thing कि जरूरी नहीं है कि एल्बिनिज्म अफ्रीकन में ही, अफ्रीकन जो पॉपुलेशन है उसमें ही ज्यादा रहेगी, और भी किसी में हो सकता है। ओके बट एज ऑफ नाउ तो यही चीज है, तो इस चीज को लेकर के लेकिन टैबू नहीं बनाना है। Now let's move on to the next question. It is related to cyclones. दो statements यहाँ पे दिए हुए हैं। Cyclones are low pressure systems characterized by rotating winds and strong thunderstorms. Second statement is cyclones in the northern hemisphere rotates counterclockwise. Okay, it rotates counterclockwise, and in the southern hemisphere it rotates clockwise. सदर्न हेमिस्फेयर में जो है ये कैसे रोटेट करता है? क्लॉकवाइज रोटेट करता है। यू हैव टू टेल दैट विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड नॉट। ओके सो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके तो इसमें एज सच जो है कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टाइप नहीं दिया हुआ है जो आप नहीं जान सकते हो। कितना सुंदर लग रहा है देखने में, लेकिन जितने सुंदर ये लग रहे हैं देखने में ये उतनी खतरनाक है एक्चुअली में। सो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यू कैन सी ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंड सदर्न हेमिस्फेयर में यू कैन सी ओवर हियर कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। Next question over here related to the cyclones again. The Indian Ocean region experiences tropical cyclones and those are called as टाइफून्स। इंडियन ओशन रीजन में जो साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उनको टाइफून्स कहते हैं। ओके सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है साइक्लोन्स आर नेम्ड बेस्ड ऑन अ प्री डिटर्मिन्ड लिस्ट डेवलप्ड बाय रीजनल मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जो नेम दिया जाता है बेसिकली साइक्लोन्स को वो किसके द्वारा दिया जाता है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। यू हैव टू टेल दैट विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इस बार जो है थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पे दोनों ही जो है वो फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है बिकॉज टाइफून्स नहीं कहते। अभी तक तो आपने इतना ज्यादा न्यूज सुन लिया तो यू मस्ट हैव सीन साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन विल हिट बंगाल, उड़ीसा, इस टाइप से आता है, या फिर गुजरात का भी जैसा सिचुएशन आ रहा है, राइट? तो इस तरीके से बोलते हैं। तो साइक्लोन वर्ड यूज होता है यहाँ पे, यहाँ ये जो एरिया है, ना कि टाइफून यूज होता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई
इट इज रॉन्ग. सो यहाँ पे यू कैन सी इन द इमेज, यहाँ पे अमेरिकन साइड में यू कैन सी इट इज कॉल्ड एज द हरिकेन. एंड जब आप ये इस साइड एशियन साइड में, ईस्टर्न साइड में आप मूव ऑन करते हो तो इंडियन रीजन के इस साइड यू कैन सी दैट इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये सारे रीजन में इसको क्या कह रहे हैं, साइक्लोन्स कह रहे हैं. जापान के साइड में जो है इसको टाइफून्स कहते हैं, राइट. जापान का साइड जो है एंड चाइना, जापान उस साइड जो है इसको टाइफून्स कहते हैं. दिस इज क्वाइट इजी, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. आपको बस ये जो इमेज है वो ध्यान में रखना है, दैट्स इट. अब जहां तक नेमिंग की बात आती है तो नेमिंग का क्या है, WMO पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये जो है बेसिकली नेम करते हैं. एट इट्स 7th सेशन हेल्ड इन 2000 में जो है इनका 7वां सेशन हुआ था. कहाँ पे हुआ था, मस्कट में, सल्तनत ऑफ ओमान, यहाँ पे मस्कट में, यहाँ पर इनका जो है मीटिंग हुआ था. वहां पे दे अग्रीड दैट दे विल बी असाइनिंग नेम्स टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. वहां पे एक मीटिंग हुई, उन्होंने डिसाइड किया कि साइक्लोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड अ नेम फॉर दैट. सो फॉर दैट दे सेड कि वी विल बी नाउ गिविंग नेम्स टू देम, एंड जो भी बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी में ओरिजिनेट हो रहे हैं उनको. अब ये नेमिंग कैसे होनी है, द नेमिंग ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर नॉर्थ इंडियन ओशन कमेंस्ड फ्रॉम द सितंबर 2004. अब इंडियन ओशन, नॉर्थ इंडियन ओशन जो है काफी, सॉरी, इंडियन ओशन जो है वो काफी बड़ा है, राइट. तो नॉर्दर्न पार्ट जहां से कि ये इंडिया से थोड़े बहुत नीचे की तरफ, बेसिकली जो ऊपर इंडियन ओशन है, आप ये पूरा ले लीजिए, ठीक है, तो इसका ऊपर वाला पार्ट आप ले लीजिए. तो नॉर्दर्न में जो है नेम्स वुड बी प्रोवाइडेड बाय द 8 मेंबर्स. उसके बाद जो है 5 और यहाँ पर ज्वाइन कर लिए गए थे. अब ये जो नेम्स हैं वो बेसिकली ये जो कंट्रीज हैं वो अपना देती हैं, यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं नेम्स, एज यू कैन सी ओवर हियर, राइट. सो नेम्स जो है यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं. जो ये मेंबर कंट्रीज हैं वो अपनी तरफ से नाम दे रही हैं, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE, यमन, ये सारे जो कंट्रीज यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में. एंड यहाँ पे इन्होंने नेम्स दिए हुए हैं, निसर्ग, गति, निवार, ब्यूरेवी एंड यास, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आसानी देख सकते हैं, मुक्का देख सकते हैं. तो ये सारे के सारे जो हैं वो बेसिकली शाहीन एंड ऑल, सितरंग, मैंडोज, ये सारे के सारे जो नेम हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं आपको, राइट. तो this and these are the countries who actually give the name. So यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो पैनल मेंबर्स हैं they will be giving names, and जो names होंगे वो alphabetically कंट्री का जो नेम है उसका अकॉर्डिंग alphabetically वो उस पर्टिकुलर ऑर्डर में लगे होंगे. जैसे कि यहीं पे आप देख सकते हैं कि कंट्रीज का कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो बेसिकली यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, राइट. So this is how they have been arranged like that. And इनको कैसे यूज करना है, sequentially यूज करना है. How they will be using, sequence तरीके से, sequentially they will be using column wise. एक कॉलम का यूज हो गया, ठीक है, बांग्लादेश से स्टार्ट किए, जितने साइक्लोन्स हैं उन सबका नाम दे दिया, उसके बाद जो है फिर सेकंड में आएंगे, राइट. इस तरीके से जो है ये बेसिकली यूज होगा. टोटल 13 है एंड वो सारे नेम्स यूज हो जाने हैं, राइट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट the name of tropical cyclone from South China Sea which crosses Thailand and emerge into the Bay of Bengal as as tropical cyclone will not be changed. अब अब कोई ऐसा साइक्लोन जो कि बेसिकली साउथ चाइना सी जो है वहां से ओरिजिनेट हुआ, यहीं पे आप देख लीजिए इसको, ठीक है. अब कोई ऐसा साइक्लोन जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पे साउथ चाइना सी, इधर से ओरिजिनेट होते हुए ये थाईलैंड की तरफ से क्रॉस करते हुए बे ऑफ बंगाल में एंटर कर गया, राइट. समहाउ इट एंटर्ड, आई होप सो इट इज विजिबल. जो है ये यहाँ से ओरिजिनेट होते हुए जो है वो बे ऑफ बंगाल में एंटर कर गया. तो जो नेम रहेगा वही नेम रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, क्योंकि वो सेम ही है जो कि बेसिकली एंटर किया है. तो इस वजह से उसको चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है. हाउ यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वही है ये,
राइट। सो दिस इज द रीजन। अब ऐसा नहीं है कि आप इस कंट्री में हो फिर उसके बाद अमेरिका में चले जाओ तो आपका नाम कुछ और हो जाएगा। ऐसा ही कुछ आप यहाँ पे साइक्लोन को लेकर के भी समझ सकते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर नेम है और अभी जो आया हुआ है बिपर जॉय, यू कैन सी, ठीक है, बिपर जॉय है जो ये अभी नेम यूज हो रहा है गुजरात के साइड में। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सर्ट इन, क्योंकि अभी रिसेंटली कोविन के जो डेटा हैं वो उसको लेकर के इशू क्रिएट हो गया है कि उसके डेटा कैसे लीक हो गए हैं करके, ठीक है। तो सर्ट इन जो है वो अभी न्यूज में आ गया उसकी वजह से। पहला स्टेटमेंट, इट इज सेइंग दैट इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज मीटी। Second is it is the nodal agency which deals with the cyber security threats. ये एक एजेंसी है, नोडल एजेंसी, जो कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गए जैसे फिशिंग हो गया, हैकिंग हो गया, उससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड इन द सेंस वो डील करती है। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है दैट इट is empowered under the section 70B of IT Act. IT Act का जो 70B है उसके अंडर ये आता है एंड उसको बेसिकली एक पावर दिया हुआ है एंड वो पावर ये है टू कलेक्ट, टू एनालाइज एंड डिसमिनेट इंफॉर्मेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। अगर कोई साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इशू होता है तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम दे कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर वो एनालाइज कर सकते हैं, उसके बाद जो है उसको डिसमिनेट कर सकते हैं एज पर रिक्वायर्ड, सो दे कैन डू दैट, राइट। सो यू हैव टू चूज दैट विच ऑफ दीज आर करेक्ट यहाँ पे। सो यहाँ पे जो है सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। स्टेटमेंट्स पढ़ते पढ़ते ही मैंने आपको जो है एक तरीके से एक्सप्लेनेशन सारा दे दिया है। सो मीटी के अंडर आता है, नथिंग नीड टू बी एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। सर्ट इन प्रोवाइड्स इंसिडेंट प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स सर्विसेज एज वेल एज सिक्योरिटी क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। सर्ट इन क्या क्या करता है? प्रिवेंशन, कोई इंसिडेंट हुआ, प्रिवेंशन उससे रिलेटेड, ओके। रिस्पॉन्स सर्विस, क्विकली रिस्पॉन्स करने का काम उसका वहां पे आ जाता है, क्विक रिएक्शन टीम जैसे होती है वैसा। सिक्योरिटी क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, सो दिस इज व्हाट इट एक्चुअली डज। एज आई टोल्ड यू, हैकिंग एंड फिशिंग जैसी जो घटनाएं होती हैं उस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, उस चीज से डील करने के लिए ये सर्टेन इज देयर, ओके। The service providers has to maintain the logs securely for a rolling period of 180 days and the same shall be maintained within the Indian jurisdiction also. Certain it actually maintains this thing कि जो भी service providers हैं उनको logs जो हैं वो securely save करने पड़ेंगे for 180 days because in that particular time if something happens then they will be having data so that they can fetch कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे चीजें जो है हुई होंगी करके, तो डेटा रहेगा तभी तो, है ना। तो इसलिए दे need to have this data. Now the log should be provided to CERT in along with the reporting of any of the incident or when directed by the computer emergency response team. उनको जो है वो डेटा बेसिकली प्रोवाइड करा जाएगा। सर्टेन जो है दे विल बी आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दे हैव टू प्रोवाइड इट बेसिकली। चलो, now let's move on to the next question. It is related to MSP. Again MSP is there, The Hindu का है यहाँ पे। Which of the following makes a recommendation regarding the fixing of minimum support price for various crops? The very first one is NABARD, RBI, Indian Council for Agriculture Research and the last one is Commission for Agriculture Cost and Prices. इसमें से कौन जो है वो बेसिकली MSP से रिलेटेड रिकमेंडेशन देता है कि क्या कैसे होना चाहिए करके। So this is also quite easy question. इसका आंसर जो है that is Commission for Agriculture Cost and Prices. This is the one. Let's move on. सो यहाँ पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये बेसिकली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सो दैट जो भी चीज़ों का प्रोडक्शन गवर्नमेंट चाहती है कि इंक्रीज हो, राइट। एंड गवर्नमेंट एक तरीके से अश्योरेंस देती है कि आप इस चीज़ को ग्रो करिए, हम एमएसपी अनाउंस कर रहे हैं एंड इफ कोई जो है आपका परचेज नहीं करता है देन वी विल बी बाइंग, हम जो है उसको परचेज करेंगे, राइट। It is the price that has to be paid on the purchase of agricultural produce directly from the farmers. अब ये MSP का एम क्या है?
एम इज टू सेफ गार्ड द फार्मर, क्योंकि फार्मर को सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे अन्नदाता है वो, है ना। इतने मजे में हम लोग जो है खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और पेट में खाना है तभी ये सारी चीजें हो पा रही हैं। जिस दिन अन्न नहीं होगा पेट में, वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो हमारे अन्नदाता है, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इट द एम इज टू सेफगार्ड द फार्मर सो दैट द फार्मर गेट्स अ मिनिमम प्रॉफिट फॉर द हार्वेस्ट in case the open market has less price, okay, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, less price as compared to the cost incurred, क्योंकि ये सारी चीजें जो है, ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है, ये बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख करके एमएसपी डिसाइड करती है। अब ये कौन कौन सी चीजें हैं जिसको कि ये ध्यान में रखते हैं? सो दोज आर द डिमांड, सप्लाई, मार्केट प्राइस। डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ों को वो ध्यान में रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस का भी जो है वो ध्यान रखते हैं। फ्लक्चुएशंस जो है उस चीज़ को लेकर के, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के कैसी है, उस चीज़ को भी लेकर के जो है ये कंसर्न रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, एंड देन दे डिसाइड ऑन दैट। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपाल के ऊपर भी अच्छा खासा जो है आज आर्टिकल आया हुआ है। सो नेपाल शेयर्स बॉर्डर विथ किससे? बांग्लादेश, चाइना, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, किसके साथ जो है ये अपना बॉर्डर शेयर करती है? इसको अगर आप चाहे तो बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। भैया बांग्लादेश कहाँ से आ गया, राइट? तो बांग्लादेश है ही नहीं तो गया ये तो, हाँ, बांग्लादेश जब है ही नहीं तो वो तो गया, राइट? सो इट इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। सो यहाँ पर जो है आप आंसर देख सकते हैं लास्ट में, ऑप्शन डी। सो लेट्स सी दैट कि क्या क्या है इसके, कौन कौन से जो प्लेसेस हैं, जगहें हैं जो कि नेपाल की नेबर्स हैं, राइट, उससे बॉर्डर शेयर करती हैं। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड वाला एरिया, ये उत्तर प्रदेश वाला एरिया हो गया। हियर यू कैन सी दिस इज दैट ऑफ द बिहार, ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल, एंड ये यहाँ पे सिक्किम, सिक्किम ये आ गया यहाँ पे सिक्किम, ठीक है। यहाँ पे ये चाइना आ गई। बांग्लादेश तो है ही नहीं भैया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आ गया ना, ये वाला एरिया जो है इधर बंगाल आ गया, एंड इसी पर्टिकुलर एरिया को तो चिकन स्नेक कहते हैं। चिकन स्नेक एक ऐसा कॉरिडोर, एक ऐसा प्लेस जो कि अगर किसी ने यहाँ पर कब्जा कर लिया तो वो मेन लैंड इंडिया जो है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन दोनों को ही अपार्ट एकदम सेपरेट कर देगा, क्योंकि ये कट ऑफ हो जाएगी यहाँ से। इंडिया जो है वो बेसिकली कट ऑफ हो जाएगी, राइट? ये तो पूरा का पूरा बांग्लादेश हो गया, ठीक है, ये जो पूरा है यहाँ पर, राइट, तो ये तो पूरा का पूरा जो है वो बांग्लादेश हो गया। अब ये हमको परमिशन देगा कि नहीं देगा इनको क्रॉस करके जो है उधर जाने के लिए, लेकिन हमारा जो एरिया है, ठीक है, वो उतना एरिया तो हमारा गया। ये तो क्लीन नहीं हो रहा ये जो एरिया है वो तो वहां से गया, है ना। तो ये चिकन स्नेक जो है हमारा बहुत ही कंसर्न वाला ये पर्टिकुलर एरिया है, ये वाला एरिया हमारे सिक्योरिटी के पर्पज से बेसिकली। Okay, चलो now let's move on to the next question. It is related to the India and Nepal all over again. So यहाँ पर आपको है Treaty of Peace and Friendship of 1950, इससे related यहाँ पे आपको दो statements दिए हैं. You have to choose that which one of these are correct. The very first one is that the Treaty of Peace and Friendship of 1950 is between India and Nepal. ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो basically कंप्लीट नहीं है, राइट? नेपाल गिव एक्सेस टू वेपनरी फ्रॉम इंडिया। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो है ये इंडिया और नेपाल के बीच में है, और दूसरा कह रहा है इस ट्रीटी के अंतर्गत हम जो एक्सेस प्रोवाइड करते हैं इंडिया के जो वेपन्स हैं वो किसको? नेपाल को। सो यू हैव टू चूज दैट विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यहाँ पर। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओवर हियर। पहला स्टेटमेंट तो मैंने ही आपको बता दी थी। ओके, तो ये ट्रीटी की वजह से एक्चुअली नेपाल को जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है इस पर्टिकुलर केस में, एंड नेपाल को खुश रखना भी थोड़ा हमारा जो मजबूरी वाला काम है। क्यों? क्योंकि चाइना है, नेपाल है, इंडिया है, राइट? इस वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो इट गिव्स नेपाल एक्सेस टू वेपनरी फ्रॉम इंडिया।
सिटीजन जो है वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं इंडिया में, एंड इंडियन सिटीजन्स जो है वो नेपाल में प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। इसलिए जो नेपाल के बॉर्डर के आसपास के लोग रहते हैं उनके रिलेटिव्स नेपाल में भी होंगे एंड इस साइड भी रहते हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज है वो नेपाल में भी रहेंगे और इधर भी रहेंगे। तो इस टाइप से चीजें जो हैं वो एक्चुअली होती है। एंड इंडियन सिटीजन कैन रिसाइड एनीवेयर इन नेपाल, एंड नेपाली जो है वो भी इंडिया में कहीं पे भी रह सकते हैं, राइट टू रेजिडेंस इन इंडिया अंडर नेशनल ट्रीटमेंट। एक्चुअली जो नेपालीज है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं नेपालीज है जो कि यहीं पे ही रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, जॉब भी करते हैं, अच्छे से आराम से रह रहे हैं एकदम, यू वॉन्ट इवन फील दैट कि वो नेपाली हैं, सीरियसली, क्योंकि वो सब चीज उनका सभी चीज जो है, रहना उठना खाना पीना एंड ऑल एवरीथिंग इज लाइक दी इंडियंस ओनली, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट देम, यू कैन नॉट, एंड दे हैव प्रॉपर्टीज ऑल्सो ओवर हियर। तो आप कैसे बोलेंगे कि वो नेपाली है करके, बिकॉज ऑफ ऑल दिस ट्रीटीज एंड ऑल। As per the treaty, either party can ask for a change in the treaty whenever demand. कोई भी जो है वो चेंज के लिए डिमांड कर सकती है कि हमको ना थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है ना, हमको एक चेंज मांगता मालूम, तो वो मांगता बोले तो फिर चेंज के लिए वो डिमांड कर सकता है। अगेन नेक्रोफिलिया के ऊपर जो है द हिंदू में आया हुआ है, तो इसलिए इसको जो है इंक्लूड करना वाज लाइक good idea. So it comes under section 297 as causing indignity to any human corpse. ये जो है सेक्शन 297 के अंदर आता है। इट कम्स अंडर सेक्शन 377। अब आपको बताने हैं कि इसमें से कौन से जो है वो सही है। अब यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या कि ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो बेसिकली इनकरेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि नेक्रोफिलिया अभी किस सेक्शन में आना चाहिए वही नहीं अभी तक डिसाइड हुआ है। इट इज नॉट देयर, किसी भी सेक्शन में नहीं है। नेक्रोफिलिया क्या है? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग राइट इन वन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस, हैविंग physical intercourse with the dead bodies, so that is what is the necrophilia. and necrophilia जो उसके ऊपर स्टडीज हुई है, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया इसके ऊपर, तो एक साइकोलॉजिस्ट का एक मैंने देखा स्टडी किया उस पर, तो दैट साइकोलॉजिस्ट हैज रिटन दैट कि नेक्रोफिलिया जिनको होता है, मतलब जो इस तरीके की चीजें शो करते हैं उसके पीछे का रीजन ये होता है दैट दे एक्चुअली हैव दैट फीलिंग ऑफ पोजेशन। ओके, पोजेशन की फीलिंग होती है। द मोस्ट कॉमन मोटिव फॉर द नेक्रोफिलिया इज पोजेशन, and that possession is of unresisting and unrejecting partner. That partner who is not resisting and is not rejecting. It means that that kind of people obviously likes to have someone who won't say ever no to anything, just do it whatever I ask you to do that. So it's like having a slave. Section 297 क्या है? It requires the act of causing indignity to be accompanied by an intention to wound the feelings or insult the religion of any of the person. अब यहाँ पे कह रहा है कि ये 297 सेक्शन 297 को लेकर के डिस्कस हुआ था, ये नेक्रोफिलिया को लेकर के, तो उसमें ये कहा गया कि ये जो सेक्शन है ये बेसिकली कहता है कि आप किसी इंटेंशन से किसी को हर्ट करने की इंटेंशन कर रहे हो, किसी की फीलिंग्स, किसी की इंसल्ट करने की इंटेंशन से आप कोई काम कर रहे हो, एंड दैट इज टू एनीवन और एनी ऑफ द रिलीजन। आप किसी पर्सन को कर रहे हो या फिर किसी की रिलीजन को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट फॉल्स अंडर द सेक्शन 297 of IPC. The knowledge of that any person's feelings are likely to be wounded or their religion is likely to be insulted by such an act will make it offense under the section 297. जो चीज ऊपर है वही चीज को जो नीचे डिफरेंट चीज में लिखा हुआ है कि अगर किसी ने इस तरीके का हरकत किया तो वो सेक्शन 297 के अंतर्गत जो है उसको जो है पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 377 में भी नहीं आ सकता है बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग डेड बॉडी। तो डेड बॉडी के साथ जो है अगर कुछ इनडिग्निटी होती है, उसको हर्ट किया जाता है, तो उस केस में क्या किया जाए, क्योंकि उस केस में जो है रेप के चार्जेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लॉ में वो डेड बॉडी से रिलेटेड चीज नहीं दिया हुआ है। ओके, सो दैट्स द सीन। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक और क्लास में काफी हद तक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डीप ऑफ दिस, राइट। यहाँ पे जो कर्नाटका
हाई कोर्ट, ये कर्नाटका हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा कि सेक्शन 375 या फिर सेक्शन 377 जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता है इस पर्टिकुलर केस में. द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 377 एंड 375 एंड 77 ऑफ इंडियन पीनल कोड मेक्स इट क्लियर दैट द डेड बॉडी कैन नॉट बी कॉल्ड एज ह्यूमन और पर्सन. जो डेड बॉडी है उसको आप इंसान नहीं कह सकते हैं, ना ही ह्यूमन कह सकते हैं, क्योंकि यू आर ह्यूमन, you are standing, you are a human, as soon as the person die, उसको आप क्या कहने लगते हैं, डेड बॉडी बोलने लगते हैं, कि बॉडी पड़ी हुई है, बॉडी अभी गई है, बॉडी आ रही है, बॉडी को जो अभी हम लास्ट रिचुअल्स के लिए ले जा रहे हैं, इस तरीके से करते हैं. लेकिन उसको नाम से जो है पीपल डोंट कॉल, दे कॉल इट एज अ बॉडी, राइट. सो ह्यूमन या फिर पर्सन के जैसे हम वी कैन नॉट कॉल इट, राइट, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सोल इन दैट, इट्स गॉन. Now, thereby these provisions of the IPC would not attract this thing. 376 जो है it is for raping the victim's dead body. It is also being said that कि अगर ये 376 भी लगा सकते हैं, but यहाँ पर भी रीजनिंग कहा जा रहा है कि that it cannot be done because dead body is there. That word, ये जो दो word है dead body, this is something which is creating problem. And जब तक जो इसको include नहीं किया जाएगा, it is going to be very difficult to punish such kind of people. Now जब ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात आती है, ये इस टाइप की चीजें अगर मेंस में आता है तो यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात आती है तो दे ऑल्सो सेड दैट द एडवाइजरी ऑफ दिस ऑल्सो सेज दैट अपहोल्डिंग द डिग्निटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द डेड. इट टॉक्स अबाउट द डेड बॉडी, डेड बॉडी की राइट्स के बारे में इट डज से. The court invoked 2021 advisory of NHRC, which states that there cannot be any physical exploitation or discrimination the treatment of the body. ये ह्यूमन राइट्स कमीशन का ये जो बात कहा गया था, उस चीज को कोर्ट ने इन्वोक किया और कहा कि डेड बॉडी के साथ भी जो है किस तरह कोई गलत ट्रीटमेंट जो है वो नहीं हो सकता है. दैट इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग. एंड उसकी डेड बॉडी का ये पूरा हक होता है कि उसको पूरे रेस्पेक्ट के साथ उसको बरियल तक लेके जाए. एंड जो भी रिचुअल्स है, उसको दफनाने का रिचुअल है या फिर जो है उनकी बॉडी को जो है बर्न करने का रिचुअल है, जो भी रिचुअल है उस चीज को टाइमली एंड प्रॉपर तरीके से जो है उसको फॉलो किया जाए. सो दिस इज व्हाट इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट, राइट. सो दिस इज इट रिलेटेड टू आवर टुडेज क्लास. आई होप दैट आप सभी को जो है चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आए होंगे, इसके एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो समझ में आएंगे. मेरा फोकस जो है वो क्वेश्चन से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए रहता है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन, कौन सी ऐसी टॉपिक ली जाए जिससे कि ऐसा क्वेश्चन बने कि उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा जाए एंड इम्पॉर्टेंट रहे, मेंस एंड प्री दोनों को ही पॉइंट ऑफ व्यू से. सो आई होप दैट यू लाइक द क्लास. Do watch the other videos also. Do write down your marks, your score in the comment section, and feel free to share as well. The PDF will be provided on the channel, Telegram channel जो है वहाँ पे PDF मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. Okay, चलो. So see you in the next video. Bye bye. Take care.